हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? कैसे तैयारी चल रही है आप लोगों की? तो फटाफट से आ जाइए और आज हम लोग अपना एक नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं मोशन इन वन डायमेंशन के बाद। जैसे कि आपको पता है कि आपका मोशन वन डायमेंशन वाला पार्ट खत्म हो गया है जिसमें मैंने लास्ट वाला टॉपिक पढ़ाया था रिलेटिव मोशन, वर्टिकल मोशन, फ्री फॉलिंग मोशन हो गया है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन हो गया है। ये सारे टॉपिक्स मैंने काइनेमेटिक्स मोशन वन डायमेंशन में पढ़ा दिए हैं। अब हम लोग नेक्स्ट चलेंगे मोशन इन अ प्लेन बहुत इंपॉर्टेंट है ये मोशन इन अ प्लेन। अब इस बार क्या होने वाला है कि किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी पार्टिकल का जो मोशन होगा ना वो प्लेन में होगा। प्लेन मतलब या तो वो एक्स वाई प्लेन हो सकता है या फिर वो वाई जेड या जेड एक्स प्लेन हो सकता है। तो पार्टिकल का मोशन किस में होने वाला है? प्लेन में होने वाला है। ठीक है बच्चे, तो देखिए मोशन किस तरह से हो सकता है। जैसे मान लीजिए आपके सामने ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, आपके सामने ये क्या है? कोऑर्डिनेट एक्सिस, एक्स एक्सिस मान लेते हैं ये। ठीक है, ये वाई एक्सिस कंसीडर कर लेते हैं और ये जेड एक्सिस हम कंसीडर कर लेते हैं। वैसे जनरली हम लोग इसी को एक्सिस बोल लेते हैं, एक्स वाई जेड। वैसे कोई ज़रूरी नहीं है, हम एक्सिस को रोटेट भी कर सकते हैं। ठीक है इसे बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ओरिजिन भी बोला जाता है। तो बेटा देखो, जैसे ये आपके सामने एक प्लेन हो गया है ना, ये आपके सामने क्या हो गया? प्लेन हो गया। ठीक है, इसी तरह से आपके सामने एक ये प्लेन हो गया और आपके सामने एक ये प्लेन हो गया। देखें, तो ये कैसा प्लेन है? इसे बोलते हैं एक्स वाई प्लेन, इसे बोलते हैं एक्स जेड प्लेन। इस प्लेन को क्या बोलेंगे? एक्स जेड प्लेन। इसमें पार्टिकल क्या करेगा? ऐसे मूव करेगा, है ना, एक्स जेड प्लेन मूव करेगा। और ये आपका क्या है? इसे बोलेंगे एक्स वाई प्लेन। ठीक है, इसमें पार्टिकल ऐसे मोशन कर सकता है। और ये आपका क्या है? वाई जेड प्लेन, इसमें पार्टिकल ऐसे मोशन कर सकता है। जैसे मान लीजिए कोई किसी पार्टिकल का मोशन इस तरह से हो रहा है तो ये एक्स वाई प्लेन में पार्टिकल मूव करेगा। अगर मान लीजिए पार्टिकल का मोशन इस तरह से हो रहा है तो पार्टिकल एक्स जेड प्लेन में मूव करेगा। मान लीजिए पार्टिकल इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो पार्टिकल वाई जेड प्लेन में मूव करेगा। तो अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? मोशन इन अ प्लेन। हाँ, मोशन इन अ प्लेन। ठीक है, तो चलिए मोशन इन प्लेन में सबसे पहला टॉपिक आप डाल दीजिए, पोजीशन वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। चलिए, तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे हम यहाँ पे, पोजीशन वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। पोजीशन वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या है बेटा? जैसे कि आपको पता है कि पोजीशन वेक्टर को हम कार्टेशियन सिस्टम में कैसे डिनोट करते हैं? उनके कोऑर्डिनेट्स से डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो किसी पार्टिकल की पोजीशन को हम उसके कोऑर्डिनेट से डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कि एग्जांपल के तौर पे अब हम इसी में ही अगर बना के देखें तो चलिए इसी में हम लोग बना देते हैं ठीक है, तो मान लेते हैं कि हमारे पास एक पार्टिकल है जो एक्स वाई प्लेन में पड़ा हुआ है और ये पार्टिकल है हमारा इस पॉइंट पर, इस पॉइंट को हमने कंसीडर कर लिया है, कोई पॉइंट ए है। ठीक है, और इस ए पॉइंट का हमने कोऑर्डिनेट मान लिया है, इस ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट है x1 y1। ठीक है, ये कोई पॉइंट है ए, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है? x1 y1। मान लेते हैं ये पॉइंट ओरिजिन से r1 के पोजीशन वेक्टर पे है। कितने पोजीशन वेक्टर पे है? r1 के पोजीशन वेक्टर। इसको बोलेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ ए का पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू o। ठीक है, r1 को क्या बोलते हैं? r1 को या हम इसको सीधा oa भी बोल सकते हैं। इसे बोलते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, ओरिजिन की रिस्पेक्ट में। अच्छा, ये वाला जो पार्टिकल है वो आप देखिए, ये वाला पार्टिकल एक्स एक्सिस में कितना चल रहा है? एक्स एक्सिस में चल रहा है x1, है ना, और ये वाला पार्टिकल वाई एक्सिस में कितना चल रहा है? वाई एक्सिस में चल रहा है y1। बोलिए, है कि नहीं? इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं। ये वाला पार्टिकल एक्स एक्सिस में चल रहा है x1 और वाई एक्सिस में चल रहा है y1। ठीक है, तो इस पार्टिकल के पोजीशन वेक्टर को हमने r1 से डिनोट किया है। ओके, ठीक है, मान लीजिए हमारे पास एक कोई दूसरा पार्टिकल है b, कोई दूसरा पार्टिकल है b, कोई दूसरा पॉइंट है b, और इस पॉइंट b के कोऑर्डिनेट है x2 y2। कितने कोऑर्डिनेट है? x2 y2 कोऑर्डिनेट है। और मान लेते हैं ये वाला पॉइंट इस ओरिजिन से r1 के पोजीशन वेक्टर पे है। किस पोजीशन वेक्टर पे है? r2 के पोजीशन वेक्टर पे है। तो ये r2 क्या है? r2 है पॉइंट b का पोजीशन
विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, और इस पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स है x2 y2। इसका मतलब है ये जो पॉइंट बी है वो x एक्सिस पे कितना चल रहा है, x एक्सिस पे चल रहा है x2, ठीक है, और ये वाला पॉइंट y एक्सिस पे कितना चल रहा है, ये वाला पॉइंट y एक्सिस पे चल रहा है y2, ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये वाला पॉइंट y एक्सिस पे y2 चल रहा है और ये वाला पॉइंट x एक्सिस पे x2 चल रहा है, ठीक है। तो आप बताइए मुझे फटाफट, क्या मैं इस R2 को OB लिख सकता हूँ? हाँ ठीक है, तो इस R2 को हम OB भी लिख सकते हैं, क्योंकि O से B, कहाँ बात करेंगे, O से B के डायरेक्ट बात करने वाले हैं, ठीक है। चलिए तो इस R2 को क्या बोलेंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन के रिस्पेक्ट में इसकी पोजीशन। तो R1 R2 बोथ आर द पोजीशन वेक्टर्स, यानी क्या बोलते हैं, पोजीशन वेक्टर्स बोलते हैं, ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, बहुत बढ़िया। यहाँ तक तो बात समझ में आ गई बच्चों। तो ये आपका क्या है, पोजीशन वेक्टर हो गया। और पोजीशन भी किसी पार्टिकल की जो पोजीशन होती है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। हम किसी पार्टिकल की पोजीशन को हम किसी रेफरेंस पॉइंट से ही डिफाइन कर सकते हैं, जैसे कि इस पार्टिकल का पोजीशन ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, या इस पार्टिकल का पोजीशन ओरिजिन के रिस्पेक्ट में ही बता सकते हैं, ठीक है। ओरिजिन के रिस्पेक्ट में बता सकते हैं या किसी और पॉइंट के रिस्पेक्ट में बता सकते हैं, लेकिन ओरिजिन के रिस्पेक्ट में इसलिए बताया जाता है क्योंकि ओरिजिन पे x और y की वैल्यू 0 होती है, ठीक है बच्चों, ठीक है। अब आप बहुत ध्यान से देखिए, हम इस z वाले एक्सिस को हटा देते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें तीसरे वाले एक्सिस की ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं, क्योंकि हमारा मोशन प्लेन में है ना, तो हम या तो एक्स वाई प्लेन लेंगे या वाई जेड प्लेन लेंगे या जेड एक्स प्लेन लेने वाले हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया। मान लीजिए कोई पार्टिकल है वो ए से बी जा रहा है, कोई पार्टिकल कहाँ से जा रहा है, ए से बी की तरफ जाता है, ऐसे ए से बी जा रहा है, ठीक है, और इस ए से बी को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आर। क्या बोलते हैं बच्चों, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आर बोलते हैं, बहुत ध्यान से। तो फिर इस आर को क्या बोलेंगे, इस आर को हम ए बी बोल सकते हैं, क्या बोलते हैं, वेक्टर ए बी बोला जा सकता है, क्योंकि ए से बी की तरफ है ना, ए से बी, ए टू बी, तो इसको हम क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फ्रॉम कहां से कहां तक, फ्रॉम ए टू बी, ए से बी तक का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है हमारा आर। हम इसको ए बी सी डी नोट करेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहां तक मुझे बताइए कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। तो आपने R1 और R2 को आपको समझ में आ गया। अच्छा एक बात बताइए, अगर मैं आपसे R1 वेक्टर पूछूं तो आप R1 वेक्टर क्या बताएंगे, बहुत ध्यान से बताइएगा। R1 वेक्टर, तो क्या मैं R1 वेक्टर को ये लिख सकता हूँ, R1 वेक्टर इज इक्वल्स टू, ये x एक्सिस में कितना चल रहा है, x1, और किसके अलोंग है, x एक्सिस के अलोंग, तो i कैप लेंगे, और y में कितना चल रहा है, y1, और y1 के अलोंग क्या लेते हैं, j कैप। तो इस पोजीशन वेक्टर को हम x1 i कैप प्लस y1 j कैप कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। और इस R2 वेक्टर को हम क्या बोलेंगे, इस R2 पोजीशन वेक्टर को बोलेंगे, देखिए x एक्सिस चला है x2, और x2 के अलोंग क्या लेंगे, i कैप, तो x2 i कैप, और y में कितना चल रहा है, y2 प्लस y2 j कैप ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपके सामने पोजीशन वेक्टर्स आ गई हैं, R1 और R2 की पोजीशन वेक्टर आ गई है। अब आप ट्राइंगल देखिए, एक ट्राइंगल आपके सामने है OAB, इन ट्राइंगल OAB, इस ट्राइंगल OAB को बहुत ही ध्यान से देखिए। तो बेटा आपको मैंने बताया अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर एडिशन, अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी ऑफ मोर देन टू वेक्टर एडिशन, मोर देन टू वेक्टर एडिशन, अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी ऑफ addition of more than two vectors, more than two vectors in cyclic process, cyclic process जरूरी नहीं हो कि सिर्फ सर्कुलर फॉर्म में हो। साइक्लिक प्रोसेस मतलब जहां से चल रहे हैं वहीं पे वापस आ जाए, उनको भी हम साइक्लिक प्रोसेस बोलते हैं। इन अ साइक्लिक प्रोसेस, इन अ साइक्लिक प्रोसेस, साइक्लिक प्रोसेस, स्पेलिंग वगैरह देख लीजिएगा, ठीक है ना, स्पेलिंग वगैरह देख लीजिएगा, साइक्लिक प्रोसेस। अब आपको अगर एक वेक्टर की प्रॉपर्टी पता है तो मैं आपसे कुछ पूछने वाला हूं, बहुत ध्यान से। मान लीजिए आपके सामने तीन वेक्टर हैं, वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी। आपको याद है मैंने बताया था, अगर दो से ज्यादा वेक्टर, जैसे 3, 4, 5 वेक्टर एक लूप के फॉर्म में हैं और एक सिस्टमैटिक ऑर्डर से लगे हैं,
एक सिस्टमैटिक और एक सीरियल वाइज ऑर्डर से लगे हैं, जैसे वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, अगर एक सिस्टमैटिक ऑर्डर से लगे हैं तो इन सारे वेक्टर्स का सम क्या होता है, 0 होता है। ये मैंने आप लोगों को प्रूव भी किया था। तो अगर सारे वेक्टर्स एक सिस्टमैटिक ऑर्डर से लगे होते हैं तो सारे वेक्टर्स का सम क्या होता है, सारे वेक्टर्स का सम 0 के बराबर होता है। अब चाहे 3 वेक्टर हो, चाहे 4 वेक्टर हो, चाहे 5 वेक्टर हो, सारे वेक्टर्स का सम क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बोलो ठीक है, बहुत बढ़िया। अब मुझे एक बात बताओ कि क्या यहाँ पे पॉसिबल है, O से A वेक्टर की डायरेक्शन ये है, A से B वेक्टर की डायरेक्शन ये है, बट यहाँ पे वेक्टर की डायरेक्शन ये नहीं है, ये है। तो क्या हम इस वेक्टर की डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं, बिल्कुल चेंज कर सकते हैं। तो देखिए अगर हम इस वेक्टर R2 को, अगर इस वेक्टर R2 की डायरेक्शन को चेंज कर दें तो हमें क्या मिलेगा, अगर वेक्टर R2 की डायरेक्शन को ऐसे बना दें और -R2 वेक्टर लिख दें, क्या लिख दें, -R2 वेक्टर, तो कर सकते हैं। आपको पता है कि वेक्टर को अगर हम 180 डिग्री घुमा देते हैं तो वेक्टर का साइन चेंज हो जाता है। ये सारी प्रॉपर्टी आपने बेटा वेक्टर में पढ़ी होंगी, मुझे पूरा उम्मीद है। तो यहाँ पे आपने दो प्रॉपर्टी लगाई वेक्टर की। पहला, अगर वेक्टर एक साइक्लिक प्रोसेस में है, एक सीरियल वाइज ऑर्डर में लगे हुए हैं और जहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं वहीं पर वापस आ जाएं, जहां से स्टार्ट करेंगे वहीं पर वापस आ जाएं, तो सारे वेक्टर्स का सम क्या होता है, 0। सम ऑफ ऑल वेक्टर्स बिकम 0। अब चाहे वो 3 वेक्टर हो, 4 वेक्टर हो, 5 वेक्टर्स हो, ठीक है। पहली प्रॉपर्टी ये लगी। दूसरी प्रॉपर्टी क्या लगी, जब एक वेक्टर को, मान लीजिए इस वेक्टर में अगर कोई वेक्टर इस डायरेक्शन में पॉजिटिव है, प्लस है, अगर इसको आप रिवर्स कर देंगे ना तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, तो उसका साइन भी चेंज हो जाएगा। तो देखिए एक वेक्टर इस डायरेक्शन में R2 था, जब आपने इसको रिवर्स कर दिया, इसको ऐसे घुमा दिया, तो इसका साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। देखिए अब ट्रायंगल OAB को देखिए, सारे वेक्टर्स अब एक सीरियल वाइज ऑर्डर से हैं, है कि नहीं। O से A एरो देखिए ऐसे बन रहा है, A से B से O एरो बन रहा है। तो क्या यहाँ पे वेक्टर की प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो क्या हम लिख सकते हैं, वेक्टर R1 प्लस वेक्टर R माइनस वेक्टर R2 इज इक्वल्स टू 0। बोलिए क्लियर है, बिल्कुल कर सकते हैं आपके सामने। अब आप कहेंगे सर ये कहां से आ गया, चलिए मैं फिर से आपको बता देता हूं, परेशान मत होइए, मैं फिर से बता देता हूं आपको, फिर से बता देता हूं। देखिए पहले तो इस वेक्टर R1 को, भाई यहां से मैं चलना स्टार्ट कर रहा हूं ना, वेक्टर R1 को लीजिए, तो ये वेक्टर R1 हो गया, ठीक है, प्लस इस वेक्टर R को पकड़ लीजिए, चलिए इस वेक्टर R को पकड़ लिया, प्लस का साइन लगाइए। अब इस वेक्टर को लिखेंगे ना तो वेक्टर का साइन क्या है, -R2 वेक्टर है ना, इज इक्वल्स टू 0। बोलो ठीक है। अब ये प्लस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस हो जाएगा, तो हम इसको ले सकते हैं वेक्टर R1 प्लस वेक्टर R माइनस वेक्टर R2 इज इक्वल्स टू 0। इस R2 को इधर ले जाओ, R1 को इधर ले जाओ, तो वेक्टर R बराबर आ जाएगा वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1। बोलो बेटा ठीक है। तो देखो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर तुम्हारे पास आ गया। R स्टैंड्स फॉर, यहाँ पे R क्या है, R को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फ्रॉम A टू B, और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बराबर होता है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। R2 क्या है, R2 इसकी फाइनल पोजीशन है ना, A से B, भाई A से B जा रहा है ना, और B क्या है, इसकी फाइनल पोजीशन है, और A क्या है, इसकी इनिशियल पोजीशन है। भाई A से चलना स्टार्ट किया तो वो इनिशियल पोजीशन, B तक गया तो इसकी फाइनल पोजीशन, तो A क्या है, इसकी इनिशियल पोजीशन है, और B क्या है, इसकी फाइनल पोजीशन है। तो देखो फाइनल पोजीशन कितनी है, R2 है ना, तो आप यहाँ क्या लिखेंगे, R2 माइनस R1, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पे हमने इस प्रॉपर्टी को अप्लाई करने के लिए इस वेक्टर का साइन रिवर्स किया था, अदरवाइज इस वेक्टर को आप इसी तरह से बना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, जैसे बना हुआ था ये वेक्टर R2, ठीक है, अब समझ में आ गया। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बराबर होता है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, और इस टर्म में बात करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बराबर R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। तो ओवरऑल कंक्लूजन क्या निकला, ओवरऑल कंक्लूजन ये निकला कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज डिफाइंड एज, displacement vector is defined as difference between final position to initial position, final position और initial position के बीच की difference between final position and initial position, ठीक है, difference between final position to initial position, इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन से इनिशियल पोजीशन के बीच की डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बोलते हैं मेरे बच्चे, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का आपको जनरल फॉर्मूला आपको क्या आ गया, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर R इज इक्वल्स टू RF माइनस RI। यहाँ पे RF को क्या बोलेंगे, यहाँ पे RF आपके सामने क्या है, फाइनल पोजीशन वेक्टर है, ठीक है, और RI क्या है, इनिशियल पोजीशन वेक्टर, इनिशियल पोजीशन वेक्टर, और वेयर R is what डिस्प्लेसमेंट वेक्टर,
क्लियर? तो ये फटाफट से आपका हो गया पोजीशन वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर को हम r1 से डिनोट करेंगे और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को हम r से डिनोट करने वाले, ठीक है? हो सकता है आपकी बुक में किसी और टर्म से डिनोट किया हो गया और d से डिनोट कर दिया गया हो, लेकिन हमने यहाँ पे r से डिनोट किया। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप फटाफट से, ये क्यों आया, क्यों होता है फॉर्मूला, मैंने आपको ये ड्राइव करके बता दिया कि why displacement vector is defined as the difference between final position to initial position। बच्चे अक्सर कहते हैं ना, या टीचर्स अक्सर आपके कहते होंगे ना, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज द फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो व्हाई, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों का जवाब ये है आपके सामने। तो यहाँ पे हमने दो प्रॉपर्टी लगाई है, एक तो साइक्लिक प्रॉपर्टी और वेक्टर की साइक्लिक प्रॉपर्टी, दूसरा जब किसी वेक्टर को हम रिवर्स कर देते हैं 180 डिग्री में तो उसका साइन चेंज हो जाता है बेटे, ठीक है? तो हमने यहाँ पे वेक्टर के सम को क्या कर दिया, जीरो कर दिया। तो वेक्टर r r2 को इधर ले जाओ और r1 को इधर ले जाओ, तो वेक्टर r बराबर r2 माइनस r1, यही आप क्या है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज डिफाइंड एज फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गई होगी बात, बहुत ही बढ़िया। अब हम क्या करने वाले हैं कि r2 वेक्टर आपको पता है, देखो वो सामने लिखा है, और r1 वेक्टर भी आपको पता है, देखो सामने लिखा है। अब इन दोनों की वैल्यूज को यहाँ पे पुट करेंगे और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फाइंड आउट करेंगे, बहुत ही ध्यान से, ठीक है? चलते हैं, बने रहिए। चलो, हाँ बेटा, तो आपके सामने पोजीशन वेक्टर क्या था, आपके सामने पोजीशन वेक्टर था r1 वेक्टर इज इक्वल्स टू xi कैप प्लस y1 j कैप, और आपके सामने r2 वेक्टर क्या था, पोजीशन वेक्टर r2 x2 i कैप प्लस y2 j कैप, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है ना, बहुत बढ़िया। चलिए अब एक काम करते हैं, बहुत ही बढ़िया तरीके से काम करने वाले हैं। हमारे पास डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या आ गया था, वेक्टर r इज इक्वल्स टू वेक्टर r2 माइनस वेक्टर r1, यही तो आया था ना, अभी हम लोगों ने फाइनल प्रूफ किया था। अब इस r2 r1 की वैल्यूज को यहाँ पुट कर देंगे। तो देखिए इसी के आगे कंटिन्यू कर दीजिए, r2 वेक्टर कितना है, ये x2 i कैप प्लस y2 j कैप, ब्रैकेट लगाएंगे, माइनस का साइन लिखेंगे। r1 वेक्टर कितना है आपके सामने, x1 i कैप प्लस y1 j कैप, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अब बेटा एक बात बताइए, यहां से देखिए i कैप कॉमन हो गया, तो आपका हो जाएगा x2 माइनस x1 i कैप, प्लस का साइन लगाएंगे। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, y2 माइनस y1 j कैप। ये क्या है, x2 माइनस x1 क्या है, x2 माइनस x1 को बोलते हैं चेंज इन लेंथ अलोंग x एक्सिस, और y2 माइनस y1 को क्या बोलेंगे, चेंज इन लेंथ अलोंग y एक्सिस, ठीक है? तो आपके सामने क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकल आया आपके सामने। तो इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है बच्चे, कोई दिक्कत नहीं है। और आपको पता है अगर कोई पार्टिकल स्ट्रेट पाथ में चलता है तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपको क्या देता है, डिस्टेंस देता है। तो बताइए डिस्टेंस कितना हो जाएगा, डिस्टेंस, तो आपसे मैं पूछूं डिस्टेंस बताइए पार्टिकल का, तो आप क्या बताएंगे, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपको क्या देता है, डिस्टेंस देता है। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना आप जानते हैं, अंडर रूट लगाइए, आई कैप का मल्टीपल क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, j कैप का मल्टीपल क्या होगा, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बोलो ठीक है बेटा? तो ये आपके सामने क्या निकल गया, डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल का डिस्टेंस निकल गया, मतलब a से b का डिस्टेंस निकल गया। क्या निकल गया, a से b का डिस्टेंस। तो ये क्या है, ओनली ab, नॉट अ वेक्टर, नॉट अ वेक्टर, वेक्टर का मैग्नीट्यूड, a से b का डिस्टेंस निकल गया, अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। और ये आपके सामने क्या है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के फॉर्म में है, ठीक है? इन दोनों को बहुत ही ध्यान रखिए। चलिए तो हम इसी को कंटिन्यू करेंगे, ये तो हमारा डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल निकल गया, इसको आप अच्छी तरह से नोट कर लीजिए। अब हम इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है? तो हम मान लेते हैं x2 माइनस x1 जो पार्टिकल की लेंथ में चेंज हो रहा है, x एक्सिस के लॉन्ग जो लेंथ में चेंज हो रहा है उसको x कंसीडर कर लेते हैं। तो ये x2 माइनस x1 को हम क्या कंसीडर कर लेते हैं, x, लेट x2 माइनस x1 इज इक्वल्स टू x। ये x2 माइनस x बेटा क्या है, चेंज इन लेंथ अलोंग x एक्सिस। ये क्या है, चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ अलोंग x एक्सिस, x एक्सिस के अलोंग पार्टिकल की लेंथ में चेंज है, डिस्टेंस में चेंज है, ठीक है? इसी तरह से हम y2 माइनस y1 को क्या कंसीडर कर लेंगे, y कंसीडर कर लेंगे। और ये y2 माइनस y1 क्या है, चेंज इन लेंथ अलोंग y एक्सिस या चेंज इन डिस्टेंस अलोंग y एक्सिस, ठीक है? तो y2 माइनस y1 को हम क्या कंसीडर कर लेते हैं, y मान लेते हैं, और ये क्या है, चेंज इन लेंथ अलोंग y एक्सिस। बेटा कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो अब हम क्या x2 माइनस x1 की जगह x कर दें और y2 माइनस y1 की जगह y कर दें, क्योंकि हमने ये मान लिया कि x हमारा क्या है, x इज
चेंज इन लेंथ अलोंग एक्स एक्सिस, और y क्या है, चेंज इन लेंथ अलोंग y एक्सिस। क्लियर है, बहुत ही बढ़िया। तो अगर हम इक्वेशन नंबर 1 इसको माने तो फ्रॉम इक्वेशन 1 से, बहुत ध्यान से देखिए, फ्रॉम इक्वेशन 1 बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मिलने वाली है, देखिएगा। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर r इज इक्वल टू हो जाएगा x i कैप प्लस y j कैप। कोई कंफ्यूजन? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बराबर x i कैप y j कैप। यहाँ x क्या है, यहाँ x क्या है, x को बोलेंगे चेंज इन लेंथ अलोंग x एक्सिस, ठीक है, और x i को क्या बोलेंगे, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अलोंग x एक्सिस, x एक्सिस के अलोंग चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, और y j क्या है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अलोंग y एक्सिस। क्लियर है बच्चों, बने रहिए बस। हाँ बेटा, तो देखो ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आपके सामने आ गया। कितना है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। यहाँ पे एक्स और वाई आपको समझ में आ गया है, ठीक है। आप एक काम करिए, आप इसे इक्वेशन नंबर 2 मानकर छोड़ दिए। अब एक काम करते हैं, हम इसको दोनों तरफ क्या करेंगे ना, डिफरेंशिएट कर देंगे टाइम के रिस्पेक्ट में। क्या करेंगे, टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे। मान लेते हैं पार्टिकल जब ए से बी जाएगा तो ए से बी तक जाने में उसको कुछ ना कुछ टाइम लगेगा। मान लेते हैं कितना टाइम लग रहा है, लेट वेरी स्मॉल टाइम dt। कितना टाइम लग रहा है, बहुत ही छोटा टाइम dt लग रहा है, और बहुत ही छोटे टाइम dt में पार्टिकल कहां से कहां तक पहुंच गया, ए से बी पहुंच गया। तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा बेटा वो भी तो छोटा होगा ना, वो भी तो छोटा होगा कि नहीं होगा भाई। अगर छोटे सा टाइम में अगर ए से बी पहुंचेगा तो इसका डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगा, छोटा सा होगा। और छोटा सा डिस्प्लेसमेंट मतलब dr मतलब वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। उसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा बेटा। कैसे करेंगे डिफरेंशिएशन, दोनों तरफ डिफरेंशिएट करिए टाइम के रिस्पेक्ट में। तो आप क्या करिए, डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के रिस्पेक्ट में हम दोनों तरफ क्या करने वाले हैं, डिफरेंशिएशन करने वाले हैं। चलिए तो देखिए कैसे करेंगे, dr अपॉन dt इज इक्वल्स टू dx अपॉन dt i कैप प्लस dy अपॉन dt j कैप। बोलो ठीक है, बहुत बढ़िया बेटा। ये dr अपॉन dt क्या है, व्हाट इज dr अपॉन dt? dr अपॉन dt इज द वेलोसिटी इन प्लेन, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इन प्लेन। इस पार्टिकल की a से b तक जो पार्टिकल जा रहा है उस पार्टिकल की वेलोसिटी है प्लेन में। कहां पे है, प्लेन में है, बात का ध्यान रखिए। तो ये बेटा dr अपॉन dt क्या है, dr upon dt is called velocity of the particle in xy plane। इसको हम डिनोट करेंगे v से। किससे डिनोट करेंगे, v से डिनोट करेंगे। बहुत बढ़िया बेटा। ये dx upon dt क्या है, dx upon dt है स्पीड ऑफ द पार्टिकल अलोंग x एक्सिस, और dx upon dt i कैप क्या है, dx upon dt i कैप को बोलेंगे वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल अलोंग x एक्सिस। x एक्सिस के अलोंग पार्टिकल की वेलोसिटी है। बोलो ठीक है, बहुत बढ़िया। तो हम इसको कर सकते हैं vx i कैप। क्या करेंगे, vx i कैप। यहाँ पे मैंने vx की जगह पे dx अपॉन dt की जगह पे vx कर दिया है, और vx है क्या, मैं सब आपको बताऊंगा, परेशान मत होइए। ये vx क्या है, स्पीड ऑफ द पार्टिकल अलोंग x एक्सिस, और vx i कैप क्या है, vx i कैप को बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल अलोंग x एक्सिस। ठीक है, चलिए इस dy अपॉन dt को बोलेंगे वेलोसिटी ऑफ स्पीड ऑफ द पार्टिकल अलोंग y एक्सिस, और ये कर देंगे j कैप। ठीक है मेरे बच्चे, बात समझ आ गई। अब आप सारी चीजों को अच्छी तरह से लिख लीजिए। तो देखिए बहुत ध्यान से करिएगा, जल्दबाजी मत करिएगा, ठीक है। यहां पे मैं लिख दे रहा हूं, ये क्या है, व्हाट इज v? v है वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इन xy प्लेन। वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल हो गया, कोई ऑब्जेक्ट हो गया, पार्टिकल इन xy प्लेन। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। इस पे चमक तो नहीं रहा है ना, लेट मी चेक। हाँ चमक नहीं रहा है, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इन xy प्लेन। छोटा तो नहीं है, और बड़ा कर दें क्या, मुझे लग रहा है छोटा लग रहा है। चलो मैं थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। डू वन थिंग, एक काम करते हैं, हम लोग यहाँ लिख देते हैं, ये स्पेस खाली है ना। देखिए ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इन xy प्लेन, xy प्लेन में पार्टिकल की वेलोसिटी है ये वाली। अच्छा दूसरी चीज, ये vx i कैप क्या है, vx i कैप है वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल अलोंग x एक्सिस के अलोंग पार्टिकल की वेलोसिटी, यहाँ पे i कैप भी लगा हुआ है। ये vy j कैप क्या है, vy j कैप है वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल अलोंग y एक्सिस।
बोलो क्लियर है? बहुत बढ़िया। अब आपको एक बात समझ में आनी चाहिए बेटा, नोट कर लीजिए, Vx, only Vx is called speed of the particle along x axis. Vy, only Vy क्या है? Vy is called speed of the particle along y axis. फटाफट से नोट करिए बच्चों, फटाफट से नोट करिए। मैं इसको आगे की तरफ कंटिन्यू कर दूं या पहले मैं लिख दूं? चलो मैं पहले लिख देता हूं आपके सामने, ठीक है ना? वेयर एज आप इसको ब्रैकेट में लिख दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसको आप ब्रैकेट में लिख दीजिए, ठीक है ना? ये Vx क्या है बच्चे? Vx को बोलेंगे स्पीड ऑफ द पार्टिकल, स्पीड ऑफ द पार्टिकल इन x एक्सिस। x एक्सिस में पार्टिकल की स्पीड है, स्पीड नॉट अ वेलोसिटी। Vy क्या है? स्पीड ऑफ द पार्टिकल अलोंग y एक्सिस। ये Vy क्या है? स्पीड ऑफ द पार्टिकल इन y एक्सिस। अब आप मुझे बताइए, Vx तो स्पीड है, Vy भी स्पीड है, तो मुझे बताओ पार्टिकल की स्पीड प्लेन में क्या होगी? व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ द पार्टिकल इन प्लेन? तो पार्टिकल की वेलोसिटी प्लेन में कितनी है v, तो पार्टिकल की स्पीड प्लेन में क्या होगी? वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। बहुत ध्यान से अब आप लिखिए, स्पीड ऑफ द पार्टिकल, स्पीड ऑफ द पार्टिकल इन xy प्लेन, इन xy प्लेन इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इन प्लेन का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इन xy प्लेन। xy प्लेन में पार्टिकल की वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ही आपको क्या देगा? स्पीड ऑफ द पार्टिकल इन xy प्लेन देगा, ठीक है? और आपको पता होना चाहिए कि इस वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे? इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं बताइए फटाफट से। अंडर रूट के अंदर आई कैप का मल्टीपल Vx और j कैप का मल्टीप्लाई Vy, तो ये हो जाएगा Vx का स्क्वायर प्लस Vy का स्क्वायर। ये हो गया स्पीड ऑफ द पार्टिकल। बेटा ये जो फॉर्मूला निकला है ना, ये क्या है? स्पीड ऑफ द पार्टिकल इन xy प्लेन। और ये Vx क्या है? स्पीड ऑफ द पार्टिकल इन x प्लेन, x एक्सिस। Vy क्या है? स्पीड ऑफ द पार्टिकल इन y एक्सिस। और पार्टिकल की प्लेन में स्पीड क्या होगी? अंडर रूट Vx का स्क्वायर प्लस Vy का स्क्वायर, ठीक है? तो फटाफट से इसको बहुत ढेर सारी चीजें नोट कर लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है आप लोगों के लिए। इसको आप इक्वेशन नंबर 3 मान लीजिएगा, ठीक है? तो ये पार्टिकल की वेलोसिटी कहां से आ गई? Vx I कैप Vy j कैप। नोट करिए फटाफट से। अब हम लोग चलेंगे आगे की तरफ। अगर मान लीजिए पार्टिकल अगर कांस्टेंट वेलोसिटी जा रहा है तब तो ठीक है। अगर पार्टिकल मान लीजिए एक्स रिलेटेड मोशन कर रहा है या रिटार्डेड मोशन कर रहा है, मतलब उसकी वेलोसिटी भी टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रही है, तब तो उसके पास क्या आ जाएगा? या तो एक्सेलरेशन आएगा या रिटार्डेशन आएगा, है ना? अगर पार्टिकल की वेलोसिटी टाइम के रिस्पेक्ट में अगर चेंज हो रही है भाई, अगर पार्टिकल की पोजीशन टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रही थी तो पार्टिकल के पास क्या आ गया? वेलोसिटी आ गई। अब अगर पार्टिकल की वेलोसिटी टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज होगी तो पार्टिकल के पास एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो हम लोग देखने वाले हैं पार्टिकल के पास एक्सेलरेशन कितना आ जाता है जब पार्टिकल की वेलोसिटी टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज होती है। पहले इसको फटाफट से आप कॉपी करिए, फिर चलते हैं आगे की तरफ। हाँ बेटा, अब अगर तो पार्टिकल की वेलोसिटी प्लेन में, पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी आ गई थी? वेलोसिटी इज इक्वल टू Vx I कैप प्लस Vy j कैप आ गई थी। इफ velocity of the particle is the velocity of the particle changes with respect to time, particle changes with respect to time, then particle acquire acceleration या फिर retardation। पार्टिकल क्या एक्वायर कर लेगा? एक्सेलरेशन या फिर रिटार्डेशन एक्वायर कर लेगा। अब अगर एक्सेलरेशन एक्वायर कर लेगा तो उसका एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे? बहुत आसान है। इस इक्वेशन में इसको डिफरेंशिएट करिए दोनों तरफ टाइम के रिस्पेक्ट में। क्या करिए? डिफरेंशिएट कर दीजिए टाइम के रिस्पेक्ट में ऑन बोथ साइड। तो आप क्या लिखेंगे? डिफरेंशिएट अबव इक्वेशन ऑन बोथ साइड with respect to time, तो चलो फटाफट से टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो। d upon dt वेलोसिटी वेक्टर, d upon dt Vx I कैप प्लस d upon dt Vy j कैप। मेरे दोस्त ये क्या है? dv upon dt क्या है?
dv अपॉन dt को बोलते हैं एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल अलोंग प्लेन, प्लेन के अलोंग पार्टिकल का एक्सेलरेशन। इसको क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल अलोंग प्लेन। इसको हम डिनोट करेंगे वेक्टर a से, ठीक है। ये dvx अपॉन dt क्या है? इसको बोलेंगे एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल अलोंग x एक्सिस। इसको डिनोट करेंगे ax i कैप। इसे क्या बोलेंगे? dvy अपॉन dt को बोलते हैं एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल अलोंग y एक्सिस। ये हो जाएगा ay j कैप। भाई आपको एक्सेलरेशन का फॉर्मूला पता है ना, a बराबर dv अपॉन dt होता है ना, तो बस आपको समझ में आ गया। ये है आपके सामने एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल। क्लियर? इजी है, बहुत आसान है, कुछ भी टफ नहीं है। सो ax i कैप क्या है? ax i कैप इज द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल अलोंग x एक्सिस। ay क्या है? एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल अलोंग y एक्सिस। और a क्या है? एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल अलोंग प्लेन xy प्लेन, ठीक है। तो तीन फॉर्मूले आपके सामने बहुत ही बेहतर तरीके से आ गए। ये इक्वेशन नंबर 3 आपने आई थिंक ये 3 माना था और ये आपने इक्वेशन नंबर 4 मान लिया था, ठीक है। तो देखिए आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज आ गए हैं। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा बहुत ही बेहतर तरीके से। तो बेटा इसको फटाफट से अच्छी तरह से नोट कर लिए, हम इसके बेसिस पे क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो 4 फॉर्मूले आपने अच्छी तरीके से देखे। पहला तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का फॉर्मूला देखा। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बराबर होता है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन होता है, ठीक है। और फर्दर आपने जब इसको सिंपलीफाई किया था तो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप आ गया था। ये पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का फॉर्मूला आपके सामने है। और मान लीजिए पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट अगर टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है या पार्टिकल की पोजीशंस अगर टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रही है तो पार्टिकल के पास क्या आ जाएगा? वेलोसिटी आ जाएगा। तो आप क्या लिखते थे? bx i कैप प्लस vy j कैप लिख देते थे। बोलिए ठीक है। और मान लीजिए पार्टिकल की वेलोसिटी भी अगर टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रही है और पार्टिकल की x और y एक्सिस की वेलोसिटी भी टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रही है तो पार्टिकल के पास x रिलेशन आ जाता था ax i कैप प्लस ay j कैप, वो सामने आ गया। यहाँ पे इस मोशन इन प्लेन में 4 फॉर्मूले आपके सामने हैं। 1 2 3 4 टोटल 4 फॉर्मूलेज आपके सामने हैं। बहुत ही ध्यान से अब इसको करिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मोशन इन प्लेन का पार्ट 1 हमने खत्म कर दिया है। अब हम बात करेंगे मोशन इन प्लेन के कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं। एग्जांपल्स ऑफ मोशन इन प्लेन। तो एग्जांपल्स ऑफ मोशन इन प्लेन में जो आपके सिलेबस में है वो क्या है? एग्जांपल्स ऑफ मोशन इन प्लेन, मोशन इन अ प्लेन। तो आपको जो पढ़ना है वो है प्रोजेक्टाइल मोशन। क्या पढ़ना है बच्चे? प्रोजेक्टाइल मोशन आपको पढ़ना है। और प्रोजेक्टाइल मोशन के भी अलग अलग केसेस हैं। ग्राउंड टू ग्राउंड या सरफेस टू सरफेस प्रोजेक्टाइल, टॉप टू सरफेस, सरफेस टू सरफेस, इंक्लाइंड टू इंक्लाइंड पे प्रोजेक्टाइल मोशन भी आपको पढ़ना है, ठीक है। देन इसके बाद आपका सर्कुलर मोशन। तो क्या है इसके बाद बेटा? सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन भी आपको 2 तरह से पढ़ना है। एक तो है आपका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इसे बोलते हैं वर्टिकल सर्कुलर मोशन। क्या बोलते हैं इसको? सर्कुलर मोशन भी 2 तरह का आपको पढ़ना है, वर्टिकल सर्कुलर मोशन, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन। वर्टिकल सर्कुलर मोशन भी 2 तरह से है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। फिर उसके बाद आपको पढ़ना है वर्टिकल सर्कुलर मोशन में जब किसी धागे को किसी स्ट्रिंग से बांध के ऐसे घुमाएंगे तब वर्टिकल सर्कुलर मोशन में हम डिफरेंट केसेस पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे, वो कॉनिकल पेंडुलम वाला पढ़ेंगे, ठीक है। तो सारी चीजें हमारी इसमें आ जाएंगी, मोशन इन प्लेन के अंदर आ जाएंगी। हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेज हैं, कुछ इंपॉर्टेंट केसेस हैं, कुछ इंपॉर्टेंट काफी अच्छे क्वेश्चन आते हैं नीट और IIT JEE मेंस एडवांस में। तो खैर हमारा बहुत ही बेसिक आज मोशन इन प्लेन का पार्ट 1 खत्म हो गया है। पहले तो मैं काम करूंगा इन सब के बेसिस पे मैं आपको न्यूमेरिकल्स कराऊंगा, ठीक है। तो हमारा जो अब जो नेक्स्ट लेक्चर आने वाला है या नेक्स्ट जो वीडियो आएगा जो हमारा मोशन इन प्लेन का सेकंड पार्ट होगा उसमें मैं आपको इन सारे फॉर्मूले से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स कराने जा रहा हूं। बहुत ही ध्यान होकर आप इसकी न्यूमेरिकल्स करिएगा, ठीक है बच्चों। ओके, तो मकसद मेरा सिर्फ इतना है कि आपको आपकी पढ़ाई बेहतर से बेहतर हो पाए, क्योंकि ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आपके टीचर्स, आपकी ट्यूटर्स, आपकी कोचिंग के जो टीचर्स होते हैं वो आपके टेस्ट में, एग्जाम में, असेसमेंट में देते हैं। उससे पहले कि आपकी तैयारी खुद होनी चाहिए। जब तक आप खुद तैयारी नहीं करेंगे, जब तक आप पढ़ाई नहीं करेंगे, तब तक कोई भी टीचर आपको पढ़ा नहीं पाएगा। टीचर्स का काम है आपको समझाना, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कराना, लेकिन उस कॉन्सेप्ट को और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी, आपको भी अपनी तरफ से एफर्ट करना पड़ेगा बेटा, ठीक है। चलिए तो फिर यहाँ पे हम करते हैं आज की इस क्लास को समाप्त। पढ़ाई करते रहिए, तैयारी करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।